आज बीए पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य प्रथम के अंतर्गत प्रयोगवाद के संबंध में 8वां व्याख्यान। अब तक हमने प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों पर विचार किया था और इसके अंतर्गत हमने भाव पक्ष और शिल्प पक्ष की कुछ विशेषताओं पर बात की थी। आज उसी क्रम में शिल्प पक्ष के कुछ अन्य बिंदुओं की बात करेंगे। अब तक हमें ज्ञात है कि प्रयोगवादी कविता तार सप्तक के प्रकाशन से मानी जाती है और तार सप्तक का प्रकाशन 7 कवियों का संग्रह था और 7 कवियों के इस संग्रह को अज्ञे ने संपादित किया था। तो अज्ञे के तार सप्तक के संपादन में जो 7 कवि थे उनकी काव्यगत विशेषताओं को ही प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं कही गई और इसी परंपरा में फिर दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक का प्रकाशन होता है। इस प्रकार तार सप्तक और अन्य सप्तकों से संबंधित जो कवियों की काव्यगत विशेषता थी उन्हें ही प्रयोगवादी कविता की काव्यगत विशेषता के अंतर्गत माना जाता है। इसी क्रम में आज शिल्प संबंधी अन्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे और उसके अंतर्गत हम प्रयोगवाद की भाषा के संबंध में बात करेंगे। प्रयोगवाद की कवियों की भाषा अन्य काव्यधारा की भाषा से थोड़ी हटकर थी, यानी प्रयोगवाद से पहले प्रगतिवादी काव्यधारा थी और प्रगतिवादी काव्यधारा की विशेषता प्रयोगवादी काव्यधारा की काव्यगत विशेषता से अलग थी। प्रगतिवादी कविता भाषा की सहजता पर बल देती है, जबकि प्रयोगवादी कविता अपने भाव के अनुरूप भाषा को गढ़ती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रयोगवाद के कवियों ने कविता में भाषा के नए रूप का प्रयोग किया है। प्रयोगवादी कवि मानता है कि यथार्थ के अभिव्यक्ति के लिए काव्य भाषा के नए रूप की आवश्यकता है। कवि पारंपरिक काव्य भाषा को अनुपयुक्त मानता है, यानी प्रयोगवादी कवियों को लगता है कि उनका यथार्थ है या जो उनका अनुभव है उसे उस समय की काव्य भाषा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें एक नए काव्य भाषा की आवश्यकता है। तो इसलिए वो उस समय की पारंपरिक काव्य भाषा को अनुपयुक्त मानता है। कवि अपनी अनुभूति को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए भाषा के स्तर पर निरंतर प्रयोग करते रहता है, यानी कवि का यह प्रयोग भाषा के स्तर पर होता है कि वह अनुभूति को किस भाषा में पाठक तक पहुंचाए या पाठक तक संप्रेषित करे। यही कारण है कि प्रयोगवादी कवियों की भाषा में मौन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, यानी शब्दों के बीच, यानी कई बार कवि को लगता है कि उसके जो अनुभूति है उसे भाषा के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, कुछ अनुभूतियों को मौन रूप में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए कई स्थानों पर कविता में मौन का प्रयोग किया जाता है। और अज्ञे की एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जिसमें कहते हैं कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। इस अर्थ में कवि स्पष्ट घोषणा करता है कि कविता में जो भाव की अभिव्यक्ति है वह केवल भाषा के स्तर पर ही संभव नहीं है, बल्कि भाषा के अतिरिक्त कई स्थानों पर हम मौन रहकर भी अपनी बातों को कह सकते हैं या कवि अपनी बातों को प्रस्तुत कर सकता है। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि प्रयोगवादी कविता में भाषा का नयापन यह है कि प्रयोगवादी कविता भाषा में मौन को स्वीकृत करती है या मौन को महत्व देती है। इस अर्थ में प्रयोगवादी कवि की भाषा में नयापन है। एक अन्य बिंदुओं पर बात करें तो प्रयोगवादी कविता में जो बिंब है वह अन्य काव्य धाराओं के बिंब से अलग है, हटकर है। अगर बिंब के बारे में यदि बात किया जाए तो डॉक्टर केदारनाथ सिंह का मानना है कि बिंब यथार्थ का एक सार्थक टुकड़ा होता है, यानी बिंब यथार्थ से जुड़ा हुआ होता है।
वह अपनी ध्वनियों और संकेतों से भाषा को अधिक संवेदनशील और पारदर्शी बनाता है। यानी बिंब का कार्य है अपने संकेतों और ध्वनियों से भाषा को अधिक संवेदनशील और पारदर्शी बनाना। वह अभिधा की अपेक्षा लक्षणा और व्यंजना पर आधारित होता है। तो अगर इस रूप में हम देखें तो प्रयोगवादी कविता में बिंब के इन गुणों को प्रस्तुत किया गया है और इसीलिए नयापन है। प्रयोगवादी कविता में जैसे हमने पहले चर्चा कर ली है कि प्रयोगवादी कविता बौद्धिकता को महत्व देती है, इसलिए प्रयोगवादी कवि अपनी बौद्धिकता का प्रदर्शन काव्य बिंब के स्तर पर भी करता है। वह नए नए काव्य बिंब भी प्रस्तुत करता है। कवि निरंतर अपनी अनुभूति के लिए सटीक अभिव्यक्ति के लिए नए बिंबों की तलाश करता है। यानी कवि अपनी अनुभूति की सटीक अभिव्यक्ति के लिए बिंबों का प्रयोग नूतनता के साथ करता है। अज्ञे ने प्रकृति के कई मोहक बिंब प्रस्तुत किए। अगर प्रयोगवादी अन्य कवियों को हम देखें तो कई मोहक बिंब प्रस्तुत किए, तो इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इसलिए प्रयोगवादी कवियों ने अनेक बिंबों के स्तर पर अगर देखा जाए तो प्रकृति या अन्य ध्वनिपरक बिंबों के अतिरिक्त मौन बिंबों को भी प्रस्तुत करते हैं। प्रयोगवादी कवियों की एक अन्य विशेषता जो बिंब संबंधी है, अगर उस पर विचार किया जाए तो ये स्पष्ट होता है कि कवि अपनी बौद्धिकता का प्रयोग बिंब के स्तर भी करता है। और इसी क्रम में प्रयोगवादी कवियों पर ये आरोप भी लगाया जाता है कि प्रयोगवादी कवियों ने कई स्तरों पर यौन बिंबों का भी प्रयोग किया है, जो कविता में मान्य नहीं थे या जो आलोचकों की दृष्टि उन पर पड़ी। तो इस रूप में कई तरह के प्रयोगवादी कविता करता है। धर्मवीर भारती की एक प्रसिद्ध पंक्ति को यदि हम देखें तो वो एक माता और शिशु के रूप में के दृश्य बिंब को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिसके अंतर्गत वो कहते हैं, दूर तक फैली हुई मासूम धरती की सुहागन गोद में सोए हुए नवजात शिशु की नेत्र सी इस शांत नीली झील। तो नीली झील कविता में वो स्पष्ट करते हैं कि दूर तक फैली हुई मासूम धरती की सुहागन गोद में सोए हुए नवजात शिशु की नेत्र सी इस शांत नीली झील। तो इस प्रकार कवि जो बिंब प्रस्तुत कर रहा है वो अपने आप में नयापन लिए है और ये प्रयोगवादी कविता की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जा सकती है। अगर प्रयोगवादी के शिल्प के पर एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि प्रयोगवादी कविता में जो काव्य भाषा है वो महत्वपूर्ण बनती है और काव्य भाषा से ही जुड़ा हुआ पहलू है जो बिंब से जुड़ा हुआ है। काव्य भाषा का दूसरा रूप है जो भाषा में एक नया रूप करता है और भाषा का नया रूप है जिसमें वो मौन का महत्व देता है। यानी प्रयोगवादी कविता में मौन के महत्व को स्वीकार किया गया। अगर बिंबों की बात करें तो बिंब कई प्रकार के होते हैं। बिंब ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होते हैं। तो जो मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, यानी स्पर्श, यानी त्वचा के स्पर्श से हमें स्पर्श की अनुभूति होती है, स्पर्श का ज्ञान होता है। नाक यानी घ्राण, यानी नाक के माध्यम से हम कुछ सूंघते हैं। जिह्वा यानी स्वाद या आस्वाद, इससे हम स्वाद का ज्ञान करते हैं। और नेत्र यानी दृश्य, तो दृश्य की जो हम दृश्य पटल पर जो चीज़ें देखते हैं, दृश्य से ज्ञान अर्जित करते हैं, वो दृश्य बिंब में आता है। और इसके अतिरिक्त कर्णेंद्रियों का, यानी कान से हम ध्वनियों को ग्रहण करते हैं, ध्वनियों का ज्ञान करते हैं, तो वह घ्राण। तो इस प्रकार दृश्य बिंब, घ्राण बिंब, स्पर्श बिंब, ध्वनि बिंब और आस्वाद्य बिंब होते हैं। तो कवियों ने इस तरह से अनेक तरह के बिंबों का प्रयोग प्रयोगवादी कविता में किया है। जैसे अभी नीली झील की जो चर्चा की, तो नीली झील दृश्य बिंब है। इसमें सुहागन गोद में सोए हुए नवजात शिशु की नेत्र सी,
यानी नीली झील की जो रचना की गई है वह सुहागन की गोद में सोए हुए नवजात शिशु के नेत्र के रूप में नीली झील को माना गया, तो इसलिए हम इसे दृश्य बिंब के रूप में मानेंगे। इसी प्रकार प्रयोगवादी कविता के कुछ अन्य कवियों की यदि हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं जैसे अज्ञे की कविता पर बात करें तो सुने गूंज भीतर सुने सन्नाटे में, सुने गूंज भीतर के सुने सन्नाटे में किसी दूर सागर की लोल लहर की। अब यहाँ पर ध्वनि बिंब के रूप में यदि हम देखें तो देखें कवि यहाँ पर आह्वान करता है कि हम कौन सी गूंज सुने, तो गूंज वैसा सुने जो सुने गूंज भीतर के सुने सन्नाटे में, यानी जो सन्नाटे में, और कैसे सन्नाटे में, तो जो दूर सागर की लोल लहर की, यानी सागर की जो लहर की जो हल्की सी गूंज है, आवाज़ है, उसको सन्नाटे में ही सुना जा सकता है, और इसकी बात अज्ञेय करते हैं। तो इस प्रकार कई नए और सूक्ष्म और गंभीर या बौद्धिकता से पूर्ण बिंब की बात प्रयोगवादी कवि करते हैं। उसी तरह यदि शमशेर बहादुर की कविताओं को देखें तो शमशेर बहादुर की कविताओं में कई संश्लिष्ट बिंब मिलते हैं, और इस संश्लिष्ट बिंबों का प्रयोग भी अपने आप में नयापन लिए हुए हैं। विशेष रूप से जो शमशेर के बिंब हैं वे बेहद चुनौतीपूर्ण लगते हैं। एक यहाँ पर उदाहरण देखा जा सकता है, यह समुंदर का पछाड़ तोड़ती है हाड़ तट का अति कठोर पहाड़, यानी यह समुंदर का पछाड़ तोड़ती है हाड़ तट का अति कठोर पहाड़, यानी तट के हाड़, तट का जो शरीर की जो मूल चीज़ है उसको तोड़ती है, और वह है समुंदर। वो समुंदर की जो लहरें हैं उसे तोड़ने का प्रयास कर रही है। तो इस प्रकार के दृश्य के रूप में एक नयापन, दृश्य बिंब का एक नयापन देखने को यहाँ पर मिलता है। उसी प्रकार गिरजा कुमार माथुर की यदि कविताओं को हम देखें तो गिरजा कुमार माथुर का भी एक उदाहरण महत्वपूर्ण है, क्वार की सूनी दोपहरी। तो क्वार मास में जो सूनी दोपहरी है उसको बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं गिरजा कुमार माथुर, और कहते हैं घरों में सुनसान आलस ऊँघता है, घरों में सुनसान आलस ऊँघता है, थकी राहें ठहर कर विश्राम करती हैं, थकी राहें ठहर कर विश्राम करती हैं। यहाँ पर राहें थक गई हैं और विश्राम कर रही हैं। इस प्रकार प्रयोगवादी कवि एक सामान्य सी दिखने वाले बातों में भी एक नए बिंब सृजन या नए बिंब को प्रस्तुत करता है कि घरों में सुनसान आलस है, सुनसान है लेकिन वो आलस की तरह ऊँघ रहा है। इस तरह से मानवीकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है और इसे जीवंतता दिखती है। तो इस प्रकार प्रयोगवादी कविता शिल्प के स्तर पर बिंब और भाषा को लेकर बेहद सतर्क है। वो बिंब और भाषा के प्रयोग में वह बेहद सतर्कता से या बेहद बौद्धिकता के साथ उन्हें कविता में प्रस्तुत करता है। यानी प्रयोगवादी कवि बिंब और भाषा के स्तर पर बौद्धिकता को आधार मानकर या बौद्धिकता के साथ या बौद्धिकता के रूप में भाषा और बिंब को प्रस्तुत करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रयोगवादी जो कविता है उसमें जो भाषा का रूप है, जो बिंब का रूप है, वो बौद्धिकता से भरा हुआ है और वो अपने आप में नयापन है, जिसे हम प्रयोगवादी कविता की मुख्य विशेषता कह सकते हैं। अगली बार अंतिम व्याख्यान में, प्रयोगवाद संबंधी अंतिम व्याख्यान में, हम प्रयोगवाद की भावगत और शिल्पगत की मूल विशेषताओं और जो शिल्प की जो अंतिम विशेषता है, यानी जो शिल्प पर किन किन चीज़ों के ऊपर बल दिया गया है, उस पर हम बात करेंगे।